वेलकम एवरीवन। आप सभी का स्वागत है रविंद्रा जीएस में। आज हम लोग पढ़ेंगे अपने सोलर सिस्टम अर्थात सौर मंडल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उनको पढ़ेंगे। लेकिन उनके क्वेश्चन को पढ़ने से पहले हम कुछ उसके बारे में जान लेते हैं ताकि वो क्वेश्चन को समझना हमारे लिए क्या हो जाए, आसान हो जाए। तो सबसे पहले जानते हैं अपने प्लेनेट के बारे में। हमारे प्लेनेट के को याद करने के लिए एक बेहतर ट्रिक है। हमारे प्लेनेट को याद रखने के लिए एक बेहतर ट्रिक है। उस ट्रिक से हम प्लेनेट को आसानी से याद कर सकते हैं, उनके क्रम को आसानी से याद कर सकते हैं। वो ट्रिक है माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व्ड अस नमकीन। माई के एम का मतलब है मरकरी, वी के वी का मतलब है वेरी, के वी का मतलब है वीनस, एजुकेशन के ई का मतलब है अर्थ और मदर के एम का मतलब है मार्स। जुपिटर के जे का मतलब है, जस्ट के जे का मतलब है जुपिटर और सर्व्ड के एस का मतलब है सैटर्न। यूरेनस के यू का मतलब है यूरेनस और नट्स के नेट का मतलब है नेपच्यून। इतनी चीजें हैं। ये आसान ट्रिक है, आसानी से हम लोग याद कर सकते हैं। माई वेरी एजुकेटेड, आपकी मदर एजुकेटेड होती है। माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स या नमकीन, जिसको जो अच्छा लगे वो लिख सकते हैं। जिसको नमकीन अच्छा लगता हो वो या नमकीन लिख लेगा या नट्स, जिसको अच्छा लगता है वो नट्स लिख लेगा। ठीक है, कोशिश ये करिएगा कि इसको इंग्लिश में ही याद रखें, है ना। मरकरी को बुध ना याद रख करके इंग्लिश में अगर याद रखेंगे तो आपके लिए फायदेमंद ज्यादा है। कई बार क्या करता है एग्जाम में, क्या करता है कि मरकरी को ऐसे लिख देगा, मरकरी, इसको हिंदी में नहीं लिखेगा, देवनागरी लिपि में मरकरी को लिख देगा मरकरी। ठीक है, तो उस समय ध्यान रखना आप कि हमको इंग्लिश में ही याद रखना है ना। आसानी से याद हो जाए इंग्लिश, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये फार्मूला है, ट्रिक है, आसानी से याद कर लेंगे। माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। ठीक है, अब इधर दे ध्यान देखिए, ये आपको एक पट्टी दिख रही होगी यहाँ बीच में, ये पट्टी आपको दिख रही होगी बीच में, छोटे छोटे यहाँ पिंड होंगे। इस पट्टी को हम लोग बोलते हैं, इस पट्टी को हम लोग बोलते हैं क्षुद्र ग्रह, एस्टेरॉयड। इस पट्टी को बीच में है, इसको हम बोलते हैं क्षुद्र ग्रह एस्टेरॉयड। इस पट्टी के इधर 4 प्लेनेट हैं, इस पट्टी के उधर 4 प्लेनेट हैं, और देखिए जो इधर के 4 प्लेनेट हैं वो छोटे दिख रहे हो आपको, यानी आकार इनका छोटा है ना। इससे हम समझ सकते हैं। और जो इस पट्टी के अर्थात इस क्षुद्र ग्रह के बेल्ट के इधर जो 4 ग्रह हैं वो क्या है, बड़े दिख रहे हैं, यानी क्या है, इनका आकार जो होगा इनसे बड़ा होगा। ठीक है, इतना तो इनको देख करके समझ में आ रहा है। ये सभी क्या करते हैं, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये एस्टेरॉयड और ये 4 ग्रह, ये सब क्या करते हैं, पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन यानी जो ये देखिए मंगल और बृहस्पति, जो क्षुद्र ग्रह की पेटी है वो किसके बीच पाई जा रही है, मंगल और बृहस्पति के बीच पाई जा रही है। अगर क्वेश्चन आता है कि एस्टेरॉयड अर्थात क्षुद्र ग्रह की पेटी किसके बीच, किन 2 प्लेनेट के बीच पाई जाती है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा मंगल और बृहस्पति। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, ये जो 4 प्लेनेट हैं, इन 4 प्लेनेट को हम बोलते हैं आंतरिक ग्रह या इनर या टेरेस्ट्रियल प्लेनेट। ठीक है, और ये जो ग्रह हैं, ये 4 ग्रह, क्षुद्र ग्रह के पहले वाले 4 ग्रह यानी एस्टेरॉयड के पहले वाले जो 4 ग्रह हैं, ये ठोस पदार्थों से निर्मित हैं। ये ठोस पदार्थों से निर्मित है। और जो इस क्षुद्र ग्रह के बाहर के ये 4 ग्रह हैं, है ना, ये किससे निर्मित है, ये गैसों से निर्मित है। गैसों की प्रचुरता यहाँ पाई जाती है। और इन 4 ग्रहों को हम बोलते हैं आउटर या जोवियन प्लेनेट अर्थात बाह्य ग्रह। ठीक है, इतना समझ में आएगा प्लेनेट में। इसे बाहर प्लेन में ज्यादा कुछ नहीं पूछेंगे, बाकी इसका आकार, घनत्व, द्रव्यमान, क्रम के आधार पर क्वेश्चन आएंगे, तो हम क्वेश्चन जब पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे। अब हम अपने सूर्य को देख लेते, थोड़ा सूर्य के बारे में देख लेते, उसके आकार के बारे में देख लेते हैं, है ना, उसकी एनाटॉमी देख लेते हैं सन। ठीक है, अब देखो यह 3D इमेज है, यहाँ समझना आपके लिए अभी थोड़ा टफ रहेगा। इससे अच्छा बेहतर हम 2D फिगर को देखते हैं, यहाँ से समझते हैं। देखिए एनाटॉमी ऑप्शन देखते हैं। जैसे आप लोग ने सुना होगा कोरोना, कोरोना का नाम सुना होगा, क्रोमोस्फेयर का नाम सुना होगा, फोटोस्फेयर का नाम सुना होगा और कोर का नाम सुना होगा।
ये 4 चीजें मेनली आप लोगों ने सुनी होगी जब सन को पढ़ रहे होंगे। ठीक है, अब इनके बारे में जान जाते हैं कि कहाँ कैसे बेल्ट पाए जाते हैं, इनको कहाँ पर पाए जाते हैं सन में, है ना, इनकी लोकेशन कहाँ पर है। जो आंतरिक भाग होता है सूर्य का, ये आंतरिक भाग को बोलते हैं कोर। ठीक है, और जो सबसे बाह्य भाग होता है जो प्रकाश के रूप में चमकता रहता है उसको हम बोलते हैं कोरोना। जब क्या होता है, चंद्रमा सूर्य के आगे आ जाता है, जो बाह्य भाग जो चमकता हुआ दिखाई देता है उसी को हम बोलते हैं क्या, कोरोना। और इसके अंदर की जस्ट लेयर जो होगी, जो हल्का लाल दिखाई दे रही होगी, हल्की इसमें पीली दिखाई गई है, हल्की लाल दिखाई दे रही होगी, वो क्या है, क्रोमोस्फेयर होती है। और इसके अंदर क्रोमोस्फेयर के और अंदर जो प्लेट होती है, जो भाग होता है, क्रोमोस्फेयर के अंदर का जो भाग होता है उसको हम फोटोस्फेयर बोलते हैं। ठीक है, उसको याद करने के तरीके क्या है, पीसी से याद कर लें, चाहे अंदर से याद कर लें, पी यानी फोटोस्फेयर के बाद फिर कोरोनोस्फेयर फिर कोरोना, या तो बाहर से हम याद कर लें, या तो हम बाहर से याद कर लें, सीसीपी कोरोना क्रोमोस्फेयर और फिर फोटोस्फेयर। अब हम देखते हैं, जैसे हम लोग ने मोमबत्ती यूज की होगी, मोमबत्ती में फ्लेयर होती है, और इसका देखो किनारे का भाग जो होता है वो काला दिखाई देता है। उसी तरह सूर्य जब है उसके जब हाइड्रोजन के अणु आपस में मिल करके हीलियम के अणु बनाते हैं तो कई सारे विस्फोट होते हैं और विस्फोट ज्वालाएं निकलती हैं, तो वही फ्लेयर क्या है, वही ये फ्लेयर है। ठीक है, तो ये जो काला वाला पार्ट बन जाता है बाहर, जैसे यहाँ पर बन रहा था, उसको हम बोलते हैं सन स्पॉट। और ये पूरी फ्लेयर को हम बोलते हैं सौर ज्वाला। जो पूरी फ्लेयर निकल रही है, इस फ्लेयर को यानी इस लौ को हम बोलते हैं सौर ज्वाला। ठीक है, अब ये लौ तो निकलती रहती है, अब इसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे पदार्थ क्या होते हैं, ये लौ के माध्यम से स्प्रेड होते हैं वायुमंडल में, है ना। जब स्प्रेड होते हैं तो एक पट्टी के रूप में फैलते चले जाते हैं इस तरह से। जब पट्टी के रूप में इस तरह से फैलते जाते हैं तो हमको देखने में ऐसा लगता है कोई लेयर्स बन रही है, पट्टी बन रही है ना, तो कोई पवन चल रही है तो उसको बोलते हैं सौर पवन, सौर पवन, ये सोलर विंड। ठीक है, इतना आपको समझना था, ये पार्ट समझ लिया आप, सूर्य का स्ट्रक्चर समझ लिया आप, है ना। इसको देखना चाहे तो देख सकते हैं, है ना, समझना चाहे आप समझ पाए तो समझ सकते हैं। और प्लेनेट को हम लोग ने समझ लिया, है ना, मोटा मोटा। अब हम सीधे चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चंस पर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के आधार पर ग्रहों का सही क्रम निर्धारित करना है। तो सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के आधार पर ग्रहों का सही क्रम होता है बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, है ना। इसलिए सही आंसर क्या हो जाएगा, 4 नंबर, पहले बुध आएगा फिर शुक्र आएगा फिर पृथ्वी आएगी फिर मंगल आएगा, है ना। दूसरा देखते हैं, नीचे दिए गए ग्रह में से कौन से आंतरिक ग्रह, हम जानते हैं कि सूर्य के बाद क्या है, 4 ग्रह जो हैं और इसके बाद क्षुद्र ग्रह की पेटी है। ये जो 4 ग्रह होंगे ये आंतरिक ग्रह होंगे, और जो क्षुद्र ग्रह की पेटी के बाद के 4 ग्रह होंगे वो बाह्य ग्रह होंगे, है ना। तो आंतरिक ग्रह कौन से हैं, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, ये कौन से हो जाएंगे, आंतरिक ग्रह हो जाएंगे, बुध शुक्र और मंगल। बृहस्पति क्या है, ये बाह्य ग्रह है, यानी सही आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, है ना। तो ख नंबर सही आंसर हो जाएगा 1, 2, 3। अगला देखते हैं, दिए गए ग्रहों में से कौन से बाह्य ग्रह हैं, है ना। हम जानते हैं कि क्षुद्र ग्रह पेटी की बाहर वाले ग्रह क्या है, बाह्य ग्रह हैं। तो उसमें आता है बृहस्पति बाद आता है फिर शनि, फिर अरुण, फिर वरुण, यानी चारों क्या है, ये चारों बाह्य ग्रह हैं। उपयुक्त सभी आंसर हो जाएगा। 4 नंबर देखते हैं, बुध का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण काल सौर मंडल के सभी ग्रहों में सबसे कम है। बिल्कुल सही बात है। देखो ये सन है हमारा, और सन के बाद आता है फिर बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर क्षुद्र ग्रह की पेटी, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, फिर वरुण। देखो बुध का परिक्रमण पथ ये है, शुक्र का ये है, पृथ्वी का ये है, मंगल का ये है। यानी हम जितना आगे बढ़ते जा रहे हैं
है ना। जितना ग्रह आगे बढ़ते जा रहे हैं उतना परिक्रमण पथ बढ़ता जा रहा है, और जब परिक्रमण पथ बढ़ता जाएगा तो इसको तय करने में समय, बुध को मान लो बुध का परिक्रमण पथ ये है, तो तय करने में समय इसका इतना लगेगा, और फिर शुक्र का और ज्यादा लगेगा क्योंकि परिक्रमण पथ क्या है, बढ़ जा रहा है। यानी हम जितना आगे बढ़ते जाएंगे परिक्रमण पथ बढ़ता जाएगा, और परिक्रमण पथ बढ़ने के कारण परिक्रमण काल बढ़ता जाएगा, है ना। तो पहला क्या हो जाएगा, कथन का सही हो जाएगा। कथन खा देखते हैं। बुध सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह, ये भी सही है, और ये कारण भी जो है इसको स्पष्ट भी कर रहा है ना, सही व्याख्या भी कर रहा है, क्योंकि बुध नजदीक का है और नजदीक होने के कारण इसका परिक्रमण पथ क्या है, छोटा है, और परिक्रमण पथ छोटा होने के कारण इसका परिक्रमण काल भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी का और खा दोनों सही है, और खा का की सही व्याख्या भी कर रहा है। एक सेकेंड, ये सॉफ्टवेयर इशू है थोड़ा, इसलिए बार बार दिक्कत हो रहा है, कोई नहीं। 5 नंबर देखते हैं, सौरमंडल में किन दो ग्रहों के बीच क्षुद्र ग्रह की पट्टी पाई जाती है। तो सौरमंडल के दो ग्रह हैं, मंगल और बृहस्पति। मंगल और बृहस्पति के बीच क्षुद्र ग्रह की पट्टी पाई जाती है। हम जानते हैं सन होता है, सन के बाद हमारा फिर बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, ये हो गया हमारा मंगल, है ना। मंगल के बाद फिर क्षुद्र ग्रह की पट्टी, और फिर बृहस्पति, यानी मंगल और बृहस्पति के बीच क्षुद्र ग्रह की पट्टी पाई जाती है ना। अगला देखते हैं 6 नंबर, हमारे सौरमंडल में सूर्य से सबसे दूर कौन सा ग्रह स्थित है। इन चार में सबसे दूर जो होगा वो वरुण होगा, यानी 8वां जो ग्रह है वो सबसे दूर स्थित है। किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह या जुड़वा बहन, जुड़वा ग्रह या जुड़वा बहन पूछा जाएगा, तो सही आंसर होगा शुक्र। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह या जुड़वा बहन कहा जाता है, क्योंकि आकार और द्रव्यमान के आधार पर लगभग ये पृथ्वी के बराबर ही, इसलिए इसको जुड़वा बहन कह दिया जाता है, ये जुड़वा ग्रह कह दिया जाता है। 8 नंबर देखते हैं, कौन से वो दो ग्रह हैं जो सौरमंडल के अन्य ग्रहों की तुलना में परिक्रमण विपरीत दिशा में करते हैं। इसका सही आंसर होगा बेटा शुक्र और यूरेनस अर्थात वरुण, है ना। देखो ये सन है, सन से पहला ग्रह बुध, फिर शुक्र, यानी शुरुआत से दूसरा ग्रह, है ना। फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर क्षुद्र ग्रह की पेटी, है ना, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, फिर वरुण, यहां से दूसरा ग्रह, ये कौन सा है, ये है अरुण, और यहां से दूसरा बुध के बाद फिर शुक्र। याद करने का तरीका है बेटा, शुरुआत से दूसरा ग्रह और अंतिम से दूसरा ग्रह, जो शुक्र और अरुण हैं, शुक्र और अरुण हैं, ये परिक्रमण कैसे करते हैं, पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमण करते हैं। बाकी जो ग्रह हैं वो कैसे परिक्रमण करते हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर परिक्रमण करते हैं, है ना। तो ये दोनों क्या होंगे, विपरीत दिशा में परिक्रमण करेंगे, क्योंकि बाकी ग्रह पश्चिम से पूर्व परिक्रमण करते हैं, ये क्या करते हैं, पूर्व से पश्चिम परिक्रमण करते हैं, यानी विपरीत दिशा इनकी हो गई है। और इसी विपरीत दिशा के कारण क्या होता है, देखो जो पश्चिम से पूर्व परिक्रमण करते हैं वहां सूर्य कहाँ उगता है, पूरब में, अस्त कहाँ होता है, पश्चिम में। लेकिन यहाँ क्या होगा, यहाँ सूर्य उगेगा पश्चिम में और अस्त कहाँ होगा, पूर्व में, है ना। ये भी चीज ध्यान रखना। इसका सही आंसर हो जाएगा नंबर शुक्र और अरुण। हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा और सबसे छोटा ग्रह, हम जानते हैं हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा बृहस्पति और सबसे छोटा बुध आकार के हिसाब से, है ना। निम्नलिखित ग्रहों पर विचार कीजिए, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, है ना। बृहस्पति, शनि, यूरेनस के चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं। यूरेनस मतलब अरुण, ये सही है। हमारे ये जो 3 ग्रह हैं, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, तीनों जो है वाह्य ग्रह हैं, और आकार के हिसाब से तीनों क्या हैं, बड़े हैं। ये आकार के हिसाब से भी बड़े हैं, और क्या है, वाह्य ग्रह। हम जानते हैं जो वाह्य ग्रह हैं वो आकार के हिसाब से बड़े हैं, है ना। तो बृहस्पति, शनि, यूरेनस, ये 3 ऐसे ग्रह हैं जिनके चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं, चारों ओर पट्टियां पाई जाती हैं, और ये पट्टियां क्या होती हैं, छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियां होती हैं, असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियां होती हैं। तो का वाला भी सही होगा, खा वाला भी सही होगा, यानी सही आंसर हो जाएगा तीसरा, का और खा दोनों। 11 नंबर देखते हैं, हमारे सौरमंडल में निम्नलिखित में से किन ग्रहों के पास एक भी चंद्रमा नहीं है। हमारे सौरमंडल में 2 ग्रह हैं, बुध और शुक्र। बुध और शुक्र, बुध और शुक्र, ये ऐसे ग्रह हैं जिनके पास कोई भी चंद्रमा अर्थात कोई भी उपग्रह नहीं है। तो सही आंसर हो जाएगा पहला कामा तीसरा। इसमें पहला कामा तीसरा तो है नहीं, ये गलत लिख गया है, पहला कामा तीसरा है, यहाँ होना चाहिए, का नंबर सही हो जाएगा 1, 3।
12 नंबर देखते हैं, सौरमंडल का निर्माण किससे मिलकर होता है? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने जो पिंड है वो आपस में मिलकर के क्या बनाते हैं? सौरमंडल का निर्माण करते हैं। तो सूर्य के चारों ओर ग्रह चक्कर लगाता है, सूर्य खुद उसका हिस्सा है सौरमंडल का, उपग्रह भी इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उल्का पिंड भी इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं, यानी सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला देखते हैं, एक सेकंड, 13 नंबर देखते हैं, सौरमंडल के ग्रह जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं उनके रास्ते किस आकार में फैले हैं? सौरमंडल के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रह के रास्ते दीर्घवृत्ताकार पथ में फैले हैं, दीर्घवृत्ताकार पथ में। और इस दीर्घवृत्ताकार पथ की जानकारी दी थी केपलर ने। केपलर ने बताया था कि जो ग्रह हैं हमारे वो दीर्घवृत्ताकार पथ में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा दीर्घवृत्ताकार। पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? तो हम जानते हैं पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह सन के बाद आता है बुध, है ना, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, पृथ्वी देखो ये पृथ्वी हो गई, फिर मंगल, यानी शुक्र और मंगल के बीच में हमारी पृथ्वी है ना। तो शुक्र और मंगल जो होगा वही आंसर होगा, शुक्र दिया रखा है इसलिए सही आंसर 2 नंबर हो जाएगा शुक्र। नीचे दिए ग्रहों में से सबसे अधिक चंद्रमा किस ग्रह के हैं, है ना? तो सबसे अधिक चंद्रमा है प्रेजेंट टाइम में बृहस्पति के। शुरुआत में जब ग्रहों के उपग्रहों की खोज हुई तो पाया गया कि बृहस्पति के सबसे अधिक ग्रह है, बृहस्पति के सबसे अधिक ग्रह है। लेकिन हाल ही में फिर कुछ खोजें हुई और पाया गया कि सन के कुछ और उपग्रह खोजे गए, इसलिए सन जो है वो पहले स्थान पर हो गया। लेकिन हाल ही में फिर और कुछ ग्रह खोजे गए बृहस्पति के, जिससे बृहस्पति फिर से पहले स्थान पर पहुंच गया है। यानी प्रेजेंट टाइम में बृहस्पति पहले स्थान पर है और शनि दूसरे स्थान पर है। कुछ बुक में हो सके शनि क्या है पहले स्थान पर दिया हो, वो डिपेंड करता है कि कब का डाटा उसमें लिखा गया है। सही आंसर हो जाएगा बृहस्पति। अगला देखते हैं, उपग्रह अपने ग्रहों की परिक्रमा करते हैं साथ ही सूर्य की भी परिक्रमा करते हैं। ये बिल्कुल सही है। मान लो चंद्रमा क्या है, चंद्रमा हमारा उपग्रह है, तो चंद्रमा क्या करता है पृथ्वी की भी चक्कर लगाता है और साथ साथ सूर्य के चारों भी चक्कर लगाता है। इसका मतलब सही है कि उपग्रह अपने ग्रह के चारों चक्कर लगाते हैं और साथ में सूर्य के चारों भी चक्कर लगाते हैं। पृथ्वी के उपग्रह चंद्रमा, चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का आधा है, ये गलत है। चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास से आधा नहीं बल्कि 1/4 है, यानी 1/4 है ना। तो ये गलत हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा, केवल एक सही का नंबर। अगला देखते हैं, प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री, प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे आर्यभट्ट, है ना। अगला देखते हैं, नीचे दिए गए कथनों पर कौन सा सत्य है? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्कापिंड कहते हैं, बिल्कुल सही। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े उल्कापिंड कहलाते हैं, यानी ये सही है। खुले आकाश में फैली एक छोर से दूसरे छोर तक चौड़ी सफेद पट्टी जो कि लाखों तारों का समूह है, आकाशगंगा कहलाती है। बेटा ध्यान रखना कि अगर लाखों तारों का समूह पूछेगा तो लाखों तारों का समूह होता है हमारी आकाशगंगा, जहां पर कई सौरमंडल विकसित हो सकते हैं। ठीक है, तो ये भी सही हो जाएगा, पहला दूसरा, है ना। तो सही आंसर हो जाएगा नंबर 1 और 2 दोनों सही। खगोलविदों के अनुमान के अनुसार ब्रह्मांड में आकाशगंगाओं की कुल लगभग संख्या कितनी है? तो ये है 100 से 200 अरब, है ना। ग्रहों के दीर्घवृत्ताकार पथ की जानकारी सर्वप्रथम किसने दी थी? हमने बताया था कि ग्रहों के दीर्घवृत्ताकार पथ की जानकारी दी थी केपलर ने, इसलिए सही आंसर हो जाएगा केपलर। किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं? हमने बताया था कि सन के बाद पहले जो 2 ग्रह हैं बुध और शुक्र, इन दोनों ग्रहों के सन के बाद जो पहले 2 ग्रह हैं बुध और शुक्र, दोनों ग्रह के पास कोई उपग्रह नहीं है, तो सही आंसर हो जाएगा इसमें से शुक्र। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कहाँ वर्ष की लंबाई सबसे अधिक होती है? बेटा जो जितना दूर होगा वहां पर वर्ष की लंबाई सर्वाधिक होगी। जैसे प्लूटो क्या है, प्लूटो सर्वाधिक दूर है, इसलिए प्लूटो पर वर्ष की लंबाई सर्वाधिक होगी। देखो प्लूटो प्रेजेंट में ग्रह की श्रेणी में नहीं है। 2006 से पहले ये भी क्या था? ग्रह था। 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ की एक बैठक होती है और तय किया जाता है कि प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से बाहर किया जाएगा और प्लूटो को बौना ग्रह की श्रेणी में डाल दिया जाएगा। प्लूटो को बौना ग्रह की श्रेणी में डाल दिया जाएगा 2006 में। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ की बैठक होती है प्राग में, परग्वे में, है ना। प्राग में बैठक होती है अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ की और ये तय किया जाता है प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से बाहर करके बौना ग्रह की श्रेणी में डाल दिया जाएगा, है ना।
क्यों किया जाता है? क्योंकि एक ये नियत कक्षा में चक्कर नहीं लगाता था, उस कक्षा से बाहर हो जाता था, इसलिए इसको ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया गया। अगला देखते हैं, निम्नलिखित ग्रहों में से किस पर सबसे छोटा दिन होता है? बेटा इनमें से सबसे छोटा दिन होता है पृथ्वी पर। पृथ्वी पर दिन जो होता है सबसे छोटा है, 24 घंटे के आसपास का होता है ना। इसके बाद क्या है? मंगल पर होता है इसके बाद। तो पहला स्थान है क्या? पृथ्वी पर सबसे छोटा दिन होता है। अगला देखते हैं, एक सेकंड। चौबीस नंबर देखते हैं, कौन सी सौर तरंगे सुदूर संवेदन उपग्रह का प्रयोग करती हैं? तो बेटा तापी और किरणें सुदूर संवेदन उपग्रह में प्रयोग की जाती हैं, है ना। तो सही आंसर हो जाएगा तापी और किरणें। जेनस, टाइटन, हाइपेरियन आदि किस ग्रह के उपग्रह हैं? तो जेनस, टाइटन, हाइपेरियन आदि जो है शनि के उपग्रह हैं। इसके कुछ और उपग्रह हैं, आप देख लीजिए, जेनस, टाइटन, हाइपेरियन, निमास, टेथिस, डायोन, आइपेटस। जिसमें से टाइटन, निमास, टेथिस और डायोन ये इंपॉर्टेंट है ना। तो इनको याद कर लीजिएगा, ठीक है। टोटल वो इसके 82 उपग्रह हैं शनि के, है ना। भूमंडलीय स्थिति प्रणाली उपग्रह की पृथ्वी से केंद्र की ऊंचाई लगभग कितनी होती है? अर्थात भूमंडलीय स्थिति प्रणाली उपग्रह जो है वो कितनी ऊंचाई पर स्थापित किए जाते हैं? तो 36,000 के ऊपर किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किए जाते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा 36,200 किलोमीटर की ऊंचाई पर, है ना। लगभग 3 उपग्रह की आवश्यकता पड़ती है। ये 3 उपग्रह मिल करके पूरी पृथ्वी को कवर कर लेते हैं, है ना। किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा तारा या जुड़वा बहन कहा जाता है? हमने बताया था कि शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा तारा या जुड़वा बहन कहा जाता है। किस ग्रह पर विशाल लाल धब्बा पाया जाता है? बृहस्पति पर बेटा विशाल लाल धब्बा पाया जाता है, क्योंकि बृहस्पति पर बड़े तूफान आते हैं, बड़े चक्रवात आते हैं। इतने बड़े चक्रवात होते हैं कि क्या पृथ्वी पर मतलब बृहस्पति पर लाल धब्बे के रूप में दिखाई देते हैं, है ना। इसलिए बृहस्पति पर क्या दिखाई देता है? लाल धब्बा दिखाई देता है, क्योंकि यहाँ क्या आते हैं? बड़े तूफान, बड़े चक्रवात आते हैं जो लाल धब्बे जैसे दिखाई देते हैं हमको, है ना। मंगल तथा बृहस्पति के ग्रहों के मध्य छोटे पिंडों को क्या कहते हैं? हम जानते हैं मंगल और बृहस्पति के बाद देखो सन के बाद फिर बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, है ना, फिर मंगल, फिर क्षुद्र ग्रह की पेटी, फिर बृहस्पति। यानी मंगल और बृहस्पति क्या पाई जा रही है? क्षुद्र ग्रह की पेटी। मैं बार बार इसलिए बना रहा हूं ताकि आपको रट जाए, है ना। 30 नंबर देखते हैं, उपनाम है और ग्रह, यानी उपग्रह है इसके, मतलब उपनाम है इसके और उस ग्रह से मिलान करना है ना। हरा ग्रह और छल्लेदार ग्रह। छल्लेदार ग्रह देखो बेटा 2 हैं इसमें, अरुण और शनि। हमने बताया था कि बृहस्पति, शनि और अरुण जो वाह 3 ग्रह हैं, बृहस्पति, शनि, अरुण, उसमें क्या पाए जाते हैं? छल्ले पाए जाते हैं, है ना। लेकिन हरा ग्रह हम जानते हैं कि हरा ग्रह हमारा केवल अरुण ही होता है, इसलिए 3 नंबर पे ये लगा देंगे और छल्लेदार ग्रह को शनि लगा देंगे, है ना। तो छल्लेदार ग्रह कौन सा हो गया? शनि। और हरा ग्रह हमारा अरुण, क्योंकि शनि क्या है? वो हरा ग्रह नहीं है ना। तो इसलिए शनि क्या हो जाएगा? छल्लेदार ग्रह हो जाएगा और हरा ग्रह अरुण हो जाएगा। लाल ग्रह ये मंगल हो जाएगा, है ना। मंगल क्या है? लाल ग्रह है। प्रातः संध्या का तारा ये शुक्र हो जाएगा, क्योंकि सुबह और शाम को ये क्या होता है? हमको दिखाई दे जाता है ना। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? प्रातः संध्या का तारा बोलते हैं। इसलिए सही आंसर क्या हो जाएगा? 3 4 2 1, 3 4 2 1 ये क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह शुक्र है, बिल्कुल सही। सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह क्या है? शुक्र है। इसलिए गर्म है क्योंकि यहाँ पर सघन वायुमंडल पाया जाता है, और सघन वायुमंडल पाए जाने के कारण ये क्या है? गर्म है। यानी कथन भी सही है, कारण भी सही है, और इसकी व्याख्या भी कर रहा है, क्योंकि सघन वायुमंडल के कारण ही क्या है? गर्म है शुक्र, है ना। तो का नंबर सही हो जाए। का और खा दोनों सही है, और खा का की सही व्याख्या कर रहा है। जीपीएस में कितने ग्रहों का उपयोग किया जाता है? बेटा जीपीएस में टोटल ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम में टोटल 24 ग्रहों का उपयोग किया जाता है। 24 उपग्रहों का एक ग्रह लिखा है, 24 उपग्रहों, यहाँ उपग्रह होता है। 24 उपग्रहों का उपयोग किया जाता है। ये 24 उपग्रह मिलकर के पूरी पृथ्वी को कवर कर लेते हैं। निम्नलिखित में से सौर परिवार का दूसरा सबसे बड़ा पिंड कौन सा है? तो सौर परिवार का, एक सेकेंड, सौर परिवार का दूसरा सबसे बड़ा पिंड पूछा है यहाँ पर। दूसरा सबसे बड़ा पिंड, देखो पिंड पूछा है, और हम जानते हैं कि हमारे सौरमंडल में सबसे बड़ा पिंड तो सूर्य ही है, सन ही है। और सन के बाद जो सबसे बड़ा पिंड है
वो बृहस्पति है, और बृहस्पति के बाद जो सबसे बड़ा पिंड है वो शनि है ना। यानी पिंड की बात पूछी जाएगी तो सबसे बड़ा पिंड होगा सूर्य, और उसके बाद आएगा नंबर बृहस्पति का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा स्थान। दूसरा स्थान किसका होगा? बृहस्पति का, बृहस्पति। अगर पिंड की जगह ग्रह पूछा होता, ध्यान देना बेटा, कंफ्यूज मत होना, पिंड की जगह अगर ग्रह पूछा जाता तो सबसे बड़ा ग्रह हमारा होता बृहस्पति और दूसरे स्थान पर शनि, तब आंसर हो जाता शनि। ठीक है, इसलिए प्रेजेंट टाइम में सही आंसर क्या हो जाएगा इसका क्वेश्चन का, क्योंकि पिंड पूछ रहा है इसलिए बृहस्पति। अगला देखते हैं, कौन से ऐसे दो ग्रह हैं जो सूर्य पश्चिम में निकलता है और अस्त पूर्व में? हमने बताया था कि जो दो ग्रह हमारे विपरीत दिशा में चक्कर लगाते हैं वहां सूर्य कहाँ होता है? पश्चिम में निकलता है और अस्त पूर्व में होता है। वो दो ग्रह कौन से थे? शुक्र और अरुण। तीसरा आंसर सही होगा। कुछ नोट्स हैं, इसको देख लीजिए। आकार के अनुसार ग्रहों का अवरोही क्रम। हमने बताया था कि जो वाह्य ग्रह हैं हमारे वो बड़े हैं, देखो वही वाह्य ग्रह हैं हमारे, बृहस्पति, शनि, अरुण, सीरियल से ही हैं, तो याद करना कठिन काम नहीं है। 5वें स्थान पर पृथ्वी, ध्यान देना, आकार और द्रव्यमान के हिसाब से पूछा जाएगा तो 5वें स्थान पर पृथ्वी ही रहेगी, 5वें स्थान पर पृथ्वी ही रहेगी, ये याद रखना। इसके बाद फिर से वही क्रम, शुक्र, फिर मंगल और फिर बुध, है ना। पृथ्वी केवल उठ करके आगे आ गई, बाकी क्या है ना, उधर है शुक्र, मंगल, फिर बुध। द्रव्यमान के अनुसार ग्रहों का अवरोही क्रम, फिर वही बृहस्पति, शनि, वरुण, अरुण। इतना अंतर है कि वरुण पहले आ गया है, अरुण बाद में चला गया, बाकी वही सीरियल है ना। फिर शुक्र, मंगल, फिर बुध। घनत्व के आधार पर यहाँ पर चेंजेस हो जाते हैं। घनत्व के आधार पर देखो, पृथ्वी सबसे ज्यादा घनत्व, पृथ्वी के जो सूर्य के जो पास के ग्रह हैं वो ठोस पदार्थों से निर्मित हैं, और ठोस पदार्थों से निर्मित होने के कारण क्या है, उनका घनत्व ज्यादा होगा। इसलिए देखो यहाँ जितने भी ग्रह हैं, ये 4 ग्रह, ये कौन से हैं? आंतरिक ग्रह हैं। ये 4 ग्रह आंतरिक ग्रह हैं, इनका घनत्व ज्यादा है। जैसे पृथ्वी का घनत्व होता है 5.5, पृथ्वी का घनत्व है 5.5। पहले स्थान पर पृथ्वी ही है, दूसरे स्थान पर बुध, फिर शुक्र, फिर मंगल, है ना, फिर बृहस्पति, शनि, वरुण और वही क्रम फिर सेम। यानी रटना नहीं, आपको एक बार समझ लेना है, और समझ लिए तो आसानी से याद हो जाएगा, रटने की जरूरत नहीं। इनसे भी एक क्वेश्चन बना है, घनत्व से एक क्वेश्चन बना है ना। इसलिए हमने सारे दे दिए हैं, आकार के हिसाब से भी दे दिया है, द्रव्यमान के हिसाब से भी लिख दिया है, घनत्व के आधार पर भी लिख दिया है, परिक्रमण अवधि के आधार पर भी लिख दिया है, और परिक्रमण वेग के आधार पर लिख दिया है, ताकि आप एक साथ सब पढ़ ले और आसान हो आपको समझना और करना क्वेश्चन इसके। परिक्रमण अवधि के अनुसार देखते हैं, जो जितना दूर होगा परिक्रमण अवधि उतनी बढ़ती जाएगी, है ना। बुध की सबसे कम, फिर शुक्र की, उससे ज्यादा पृथ्वी की, फिर मंगल की, फिर बृहस्पति की, फिर शनि की, फिर अरुण की, फिर वरुण की, है ना। परिक्रमण वेग के अनुसार ग्रहों का अवरोही क्रम, जो जितना आगे जाएगा, जितना दूर जाएगा, उसका परिक्रमण वेग क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। जितना पास होगा ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, है ना, और जो जितना दूर हो जाएगा उसकी स्पीड उतनी कम होती जाएगी। बुध की सबसे ज्यादा, है ना, सूर्य की उससे कम, पृथ्वी की उससे कम, मंगल की उससे कम, बृहस्पति की उससे कम, शनि की उससे कम, अरुण की उससे कम, वरुण की उससे कम। देखो सब सीरियल में ही है, केवल समझना है कॉन्सेप्ट, और कॉन्सेप्ट समझ लिए बस, हमको समझना आसान, रटना कुछ नहीं। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लें। आगे चलते हैं, ये फिर कुछ नोट्स हैं, इनको आप रट लीजिएगा, है ना। क्वेश्चन, सूर्य और पृथ्वी के बीच की माध्य दूरी इतनी इतनी, ये सब रट लीजिएगा आप, है ना। अब देखो स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो इसका भी ले सकते हो। ये भी हमने बता दिया था, 2 क्वेश्चन इसके दिखाए थे। दूर संचार उपग्रह भूस्थितिक जियो स्टेशनरी ऑर्बिट कक्षा, है ना, ये क्या है, 36,000 किलोमीटर पर स्थापित किए जाते हैं। ठीक है, लगभग 3 उपग्रहों की आवश्यकता होती है। जहां जहां ग्रह लिखा है वहां उपग्रह है बेटा, वो गलत लिख गया है। 3 उपग्रहों की आवश्यकता होती है पूरी पृथ्वी को कवर करने के लिए, है ना। दूर संवेदी उपग्रह हो गए जैसे, या ध्रुवीय समतुल कक्षा वाले उपग्रह हो गए, है ना, जो आप समझो, दूर संवेदी बोल दो या ध्रुवीय समतुल कक्षा वाले, है ना। इसलिए लगभग 600 से 1100 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किए जाते हैं। इनको लगभग 24 उपग्रहों की आवश्यकता पड़ती है पूरी पृथ्वी को कवर करने के लिए। ये इतना है, पढ़ लीजिएगा, कंप्लीट है इतने से, है ना। 35 नंबर देखो, क्या पृथ्वी के घूर्णन की धुरी में झुकाव, क्या पृथ्वी के घूर्णन की धुरी में झुकाव, है ना, पृथ्वी की सतह पर विकिरण की मात्रा को प्रभावित करती है? तो बिल्कुल हाँ, सही बात है, प्रभावित करती है ना। अगर मान लो वो झुकाव नहीं होता पृथ्वी में, तो ज्यादातर जो सन की विकिरण है वो भूमध्य रेखा पर बहुत ज्यादा समय तक रहती है ना।
जो नॉर्थ और साउथ के हिस्से हैं वो हो सके पूरे हमेशा के लिए उसमें अंधेरा रहता है, यानी हमेशा के लिए रात रहती, तो इसलिए जो झुकाव है वो प्रभावित करता है। बिल्कुल सही बात है। तारों के धूल और गैस के बादलों को क्या कहते हैं? तो हमें पता है तारों के धूल और गैस के बादलों को नेबुला बोलते हैं। यहीं पर तारों का जन्म होता है, यहीं पर तारों का जन्म होता है, ठीक है, नेबुला में ही। अगला देखो 37 नंबर, सौरमंडल के ग्रहों की संरचना भिन्न भिन्न होती है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे आंतरिक ग्रह जो हैं वो ठोस हैं, बाह्य ग्रह जो हैं गैसेस हैं। इसका मतलब क्या है? संरचना भिन्न भिन्न है। ग्रहों की संरचना सूर्य से दूरी से संबंधित प्रतीत होती है। बिल्कुल सही। पास के ग्रह, जो सूर्य के पास के ग्रह हैं वो क्या है? ठोस पदार्थों से निर्मित हैं। जो दूर के ग्रह हैं वो क्या है? गैसेस पदार्थों से निर्मित है। इसलिए क्या होगा? ये भी सही हो जाएगा। सूर्य के समीपी ग्रह चट्टानों और धातुओं से निर्मित है। बिल्कुल सही। हमने बताया कि सूर्य के समीपी जो 4 ग्रह हैं वो किससे? धातुओं से निर्मित हैं, क्रिस्टलीकृत हो चुके हैं, यानी ये क्या है? ये भी सही है। बाह्यतम ग्रह तत्वों से बने हैं। ये गलत है बेटा, तत्वों से नहीं बने हैं, गैसों से बने। जो बाह्य ग्रह हमारे हैं वो गैसों से बने हैं। चौथा नहीं सही, पहला सही, दूसरा सही, तीसरा सही। सही आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3 सही है। निम्नलिखित ग्रहों में से किस पर सबसे छोटा दिन होता है? बेटा इनमें से सबसे छोटा दिन जो होता है वो होता है पृथ्वी पर। सबसे छोटा दिन जो होता है वो होता है पृथ्वी पर, है ना? तो पृथ्वी सही आंसर हो जाएगा। क्षुद्र ग्रह हम सूर्य के बीच के ग्रह कौन से? हम जानते हैं सूर्य के बाद फिर बुध आता है, फिर शुक्र आता है, पृथ्वी आती है, फिर मंगल आता है, फिर क्षुद्र ग्रह आता है, यानी सही आंसर क्या हो जाए? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। कौन से ऐसे 2 ग्रह हैं जहां सूर्य पश्चिम में निकलता है और पूर्व में होता है? हमने पहले बताया, रिपीट हो गया क्वेश्चन, शुक्र और अरुण। 40 नंबर देखते हैं। सूची का मिलान करना है, उपग्रह है और संबंधित ग्रह है। देखो बेटा, कुछ जब ज्यादा कठिन दे दिए जाते हैं तो उसके साथ कुछ ऐसे ग्रह दे दिए जाते हैं जो आपको उससे संबंधित उपग्रह पता ही हो, है ना? उससे संबंधित उपग्रह पता हो, और फिर मिलान भी करना इजी दे देते हैं। जैसे टाइटन का शनि होता है, तो डी का 1, देखो डी का 1 ये, यानी सही आंसर एक ही से आप पता कर सकते हैं, ठीक है? तो डरना नहीं है, केवल करना है ना? गनीमीड का क्या होता है? देखो ये 1 हो गया, है ना? एरियल जो होता है यूरेनस का होता है, 4 हो गया। गनीमीड होता है बृहस्पति का, 2 हो गया। चरोन होता है प्लूटो का, तो 3 होगा। तो सही आंसर हो जाएगा 4, 2, 3, 1। याद करना, एरियल होता है यूरेनस का, गनीमीड है बृहस्पति का। गनीमीड क्या है? गैनीमीड भी लिख देते हैं, तो दोनों भी सही है, गनीमीड या गैनीमीड, है ना? तो गैनीमीड हो गया। चरोन, चरोन होता है प्लूटो का। टाइटन होता है हमारा शनि का, ठीक है? तो सही आंसर हो जाएगा 4, 2, 3, 1। स्टेरॉइड बेल्ट, क्षुद्र ग्रह बेल्ट निम्नलिखित में से किन ग्रहों के बीच स्थित है? हम जानते हैं ये क्या है? बृहस्पति और मंगल के बीच, मंगल और बृहस्पति के बीच स्थित है। ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाने वाले आकाशीय पिंडों को क्या कहा जाता है? ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाने वाले आकाशीय पिंड उपग्रह कहलाते हैं। जैसे चंद्रमा क्या है? उपग्रह है, जो पृथ्वी के चारों ओर यानी ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाता है। सही आंसर हो जाएगा उपग्रह। निम्नलिखित में से कौन से ग्रह भोर का तारा या सांझ का तारा कहा जाता है? तो बेटा सही आंसर हो जाएगा शुक्र। शुक्र को भोर का तारा या सांझ का तारा कहा जाता है, क्योंकि सुबह भी दिखाई दे जाता है कभी कभी, और शाम को भी दिखाई दे जाता है। ये ऐसा ग्रह है जो सुबह भी दिखाई दे जाता है और शाम को भी दिखाई दे जाता है। वायुमंडल की अनुपस्थिति में आकाश का रंग होगा, तो वायुमंडल की अनुपस्थिति में आकाश का रंग होगा काला। सौरमंडल के किस पिंड से पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी मिलती है? तो उल्काएं। उल्काएं क्या होती हैं? उल्का पिंड क्या होते हैं? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं, और जब पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो घर्षण के कारण नष्ट हो जाते हैं। लेकिन कुछ बड़े जो उल्का पिंड होते हैं वो पृथ्वी पर गिर जाते हैं, और उन्हीं की जांच करके हम क्या कर सकते हैं? पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है? तो क्षुद्र ग्रह, ये भी सौरमंडल का भाग, ये भी क्या करते हैं? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ग्रह भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। धूमकेतु सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। निहारिका, ये सूर्य के चारों ओर चक्कर न लगा करके ये क्या होते हैं? तारों का समूह होते हैं, और सूर्य भी हमारा क्या है? एक तारा है। तो इस सूर्य के चारों तो चक्कर नहीं लगाती ना, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर निहारिका। ये सौरमंडल का भाग नहीं होगा, है ना? इसका भाग सौरमंडल हो सकता है, ये सौरमंडल का भाग नहीं होगा, क्योंकि हमारे सौरमंडल का केवल एक तारा है, वो क्या है? सूर्य। एक सेकेंड,
47 नंबर देखते हैं, यह किसने प्रतिपादित किया था कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है? देखो बेटा 47 नंबर, 48 नंबर, 49 नंबर और 50 नंबर, तीनों क्वेश्चन जो हैं, तीनों क्वेश्चन एक ही जैसे हैं, बस पूछने का तरीका क्या है, अलग अलग है, आंसर सबका सेम है। देखो बेटा, हमने बताया था यूनिवर्स में कि सबसे पहले यूनिवर्स को दो लोगों ने डिफाइन करने की कोशिश की, प्लूटो और कोपरनिकस। प्लूटो ने कहा था कि पृथ्वी जो है वो ब्रह्मांड का केंद्र है और बाकी ग्रह जो हैं सूर्य हैं वो इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। प्लूटो ने कहा कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है। कोपरनिकस आए, कोपरनिकस ने की बात को गलत ठहराया, कहा कि प्लूटो जो है मतलब पृथ्वी जो है वो ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु नहीं है, सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु है ना, और सूर्य के चारों पृथ्वी और अन्य ग्रह चक्कर लगाते हैं, है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि किसने प्रतिपादित किया था कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करते हैं? कोपरनिकस। पूछने का तरीका अलग अलग है और आंसर सबका सेम है। वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की पृथ्वी सूर्य के चारों घूमती है, कौन थे? कोपरनिकस। किस वैज्ञानिक ने पहली बार कहा था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु नहीं है? पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु नहीं है, सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु है, ये कहा था कोपरनिकस ने, है ना। 50 नंबर देखते हैं, किसने सर्वप्रथम यह स्थापित किया था कि सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं? ये कहा था निकोलस कोपरनिकस। सभी ग्रह किसकी परिक्रमा करते हैं? सूर्य की परिक्रमा करते हैं, ना कि पृथ्वी की। किसने कहा था? कोपरनिकस। देखो कोपरनिकस के कितने सारे क्वेश्चन आए, इसी तरह से क्या पता कि प्लूटो के भी क्वेश्चन पूछ लिए जाए, है ना। 50 क्वेश्चन हो गए। अगला क्वेश्चन जो 51 से हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, है ना। अभी तक यही पढ़ते हैं 50 तक, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग 51 से शुरू करके लगभग 130 क्वेश्चन हमारे सौरमंडल में और प्लैनेट मिला करके टोटल 130 क्वेश्चन लगभग हैं, 130 से 140 क्वेश्चन, वो सारे क्वेश्चन देखेंगे। फिर यहाँ से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।